Hello guys, welcome to all on my YouTube channel Rajni Science Classes. This is my first video, so please support me. Today I am started with a very important topic, which is vegetative reproduction. Before we discuss the main topic vegetative reproduction, we are discuss asexual reproduction. asexual reproduction में क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल्स तो बनेंगे मगर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्योसिस एंड सिनगैमी, कि ना ही तो म्योसिस होगी ना ही कोई फ्यूज़न होगा, लेकिन न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एपोमिक्सिस भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, मतलब कोई मिक्सिंग और फ्यूज़न नहीं होनी, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है, सच पॉपुलेशन प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। सिंगल इंडिविजुअल से जब पूरी पॉपुलेशन बनती है तो उसको बोलते हैं क्लोन, और क्लोन के हर एक मेंबर को हम लोग बोलेंगे रैमिट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है गैमोस्पर्मी और दूसरी होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। उससे पहले हम लोग गैमोस्पर्मी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। गैमोस्पर्मी ये प्लांट एपोमिक्सिस है, क्योंकि ये प्लांट एपोमिक्सिस है जिसमें एम्ब्रियोज और सीड्स बनेंगे किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है वो ही यूज़ होंगे। इट मीन्स कि इसमें भी म्योटिक गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी, सेक्सुअल फ्यूज़न नहीं होएगा गैमीट्स का, उसके बिना ही जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो बनेंगे। ये ज़्यादातर फर्न्स होते हैं जो, और या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ही होती है, और इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एडवेंटिव, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। एडवेंटिव की बात करते हैं हम लोग। एडवेंटिव में क्या होता है, एम्ब्रियोज नहीं बनना है, किससे बनेंगे, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल से। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ओव्यूल में न्यूसेलस हो गया, इंटेगुमेंट होता है, ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n होते हैं। तो उससे ही हमारा एम्ब्रियो बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी। ये ज़्यादातर सिट्रस में होती है, अपैंशा में होती है। उसके बाद सेकेंड टाइप आती है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी की बात करें, डिप्लोस्पोरी में हमें पता है जब पूरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, उसके लिए आर्किगोनियम बनता है, आर्किगोनियम डिफ्रेंशिएट होगा तो मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है। मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके डिवाइड करता है, फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। मगर इसमें क्या आता है, मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस नहीं होती, इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड नहीं करेगा आगे जाके, बिना म्योसिस के, बिना रिड्यूस्ड होने के ही एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। और ये 2 तरह के होते हैं, इसमें 2 तरह के एम्ब्रियोज बनते हैं, एक बनते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस और एक होती है डिप्लॉयड एपोगैमी। अगर हम डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, हमारे पास जो एग है, हमें पता है फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमारा एग है वो क्या होता है, 2n होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग से। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमारा 2n एग है उससे ही एम्ब्रियो बनेगा। जो डिप्लॉयड एपोगैमी है, डिप्लॉयड एपोगैमी में क्या होता है, जो हमारा एग होता है उसको छोड़कर कोई भी पार्ट है हमारे ओव्यूल का, उससे जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड एपोगैमी। उसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारी एपोगैमी की, वो है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द स्पोरोफिटिक सेल्स विदाउट म्योसिस सो दैट गैमेटोफाइट रिमेन्स डिप्लॉयड। इसका मतलब क्या है कि म्योसिस नहीं होगी, मतलब 2n से n नहीं बनेगा, और 2n है वो 2n ही रहेगा, तो ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो भी बन रहा है वो क्या रहे, डिप्लॉयड ही रहे, इसीलिए। और एपोस्पोरी है जो, वो 2 तरह की होती है, एक सोमैटिक होती है, एक जनरेटिव होती है। सोमैटिक की बात करते हैं, सोमैटिक से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो सोमैटिक सेल से बनेगा। सोमैटिक एपोस्पोरी में जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो सोमैटिक सेल से बनेगा। और जनरेटिव में किससे बनेगा, आर्कियोगोनियम हो गए, या हम आर्कियोगोनियम से बनेगा विदाउट म्योसिस के।
उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स करेंगे। सबसे पहले जैसे एम्फीमिक्सिस, इससे पहले ये टर्म्स हैं, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। एम्फीमिक्सिस की बात करें, एम्फीमिक्सिस क्या होता है? सिंपल जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें फ्यूज़न की बात करते हैं, हम लोग गैमीट्स बनते हैं, उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं एम्फीमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मियोसिस भी होगा, इसमें फ्यूज़न भी होएगी और डिप्लॉयड से हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स भी बनेंगे। ये होगी एम्फीमिक्सिस। और एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस जो टर्म है वो हमें विंकलर ने दी थी 1908 में। अगर हम एपोमिक्सिस को डिफ़ाइन करते हैं, जो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसी को हम लोग एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में लेक्चर में। थर्ड टर्म की बात करें तो वो है रिकरंट एपोमिक्सिस। रिकरंट एपोमिक्सिस में क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एपोमिक्सिस विच इंक्लूड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एगैमोस्पर्मी। मतलब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगी और एगैमोस्पर्मी भी होगी। एगैमोस्पर्मी हमने पहले ही पढ़ लिया था। एगैमोस्पर्मी में क्या होता है? ना ही मियोसिस होती है ना ही सिनगैमी होती है। हमें पहले ही पता है अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है, वेजिटेटिव में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे पूरा, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कोई भी प्लांट का जो पार्ट है उससे जब रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीव्स हो। उसके बाद जो थर्ड है वो है नॉन रिकरंट एपोमिक्सिस। पहले रिकरंट थी, अब है नॉन रिकरंट। नॉन रिकरंट में क्या होती है? एम्ब्रियो है वो किससे बनेगा? हैप्लॉइड पार्ट से बनेगा। कोई भी जो हैप्लॉइड पार्ट होगा, चाहे वो हैप्लॉइड पार्ट है जो भी ओव्यूल का, उससे बनेगा एम्ब्रियो, ताकि हमारे पास जो एग है वो भी क्या हो जाए? हैप्लॉइड ही रहे। उसके बाद है एगैमोस्पोरी। एगैमोस्पोरी क्या है? इट इज़ अ एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। मतलब कि एसेक्सुअली क्या एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद उस एम्ब्रियो से ही क्या बनेगी? सीड बनेगी। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी की बात करें, एपोस्पोरी इज़ अ फिनोमिना विच अ सोमैटिक सेल इन द न्यूसेलस डायरेक्टली फॉर्म ए गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस। मतलब बिना ही मियोसिस के हमारे पास क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट मतलब कि हमें पता ही है 2n नंबर, बिना मियोसिस हुई है तो नंबर 2n ही रहेगा। और किससे बनेगा? किसके अंदर बनेगा? न्यूसेलस के अंदर बनेगा। एपोगैमी की बात करें, एपोगैमी इज़ अ फिनोमिना इन विच एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब एम्ब्रियो सैक का चाहे कोई भी पार्ट है उससे हमारे पास एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो सैक है जो पूरी स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसमें से किसी भी पार्ट से हमारा एम्ब्रियो बन जाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एग को छोड़ के बाकी सारे पार्ट। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? हमारे पास सिंगल पेरेंट होता है, यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक ही पेरेंट होगा हमारे पास, उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इन विच द एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। हमें पता है एग को फर्टिलाइजेशन होने के लिए कम से कम 2 पेरेंट्स तो चाहिए ना, तो ताकि एग फर्टिलाइज ना हो बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसीलिए इसके लिए एक पेरेंट को ही यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही एम्ब्रियो सैक बने। सीडोगैमी के लिए हमारे पास पोलिनेशन होना ज़रूरी होता है। इट इज़ अ फिनोमिना वेयर पोलिनेशन इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के लिए पोलिनेशन होना ज़रूरी है, और पोलिनेशन होने के लिए हमें पता है कुछ कंडीशंस भी चाहिए। पोलिनेशन तभी होगी, सम कंडीशंस आर नीडेड फॉर दिस विच आर एक्टिव ग्रोथ ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल। ओव्यूल है या हमारी ओवरी है, उसकी एक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब दोनों की ग्रोथ है वो इक्वल टाइम और बहुत ही एक्टिव होनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ मेल गैमेट फॉर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। मेल गैमेट्स की सप्लाई होनी चाहिए ताकि एंडोस्पर्म भी डेवलप कर सके। थर्ड इज स्टिमुलेशन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस की स्टिमुलेशन। पार्थिनोजेनेसिस हमने सबसे पहले पढ़ी लिया कि पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद ये दोनों टर्म्स ऑटोमिक्सिस एंड ऑटोगैमी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑटोमिक्सिस में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई ड्राइव्ड फ्रॉम
द सेम जाइगोट एंड फ्रॉम द सेम म्योसिस। मतलब कि दो न्यूक्लियाई ने फ्यूज़ करना है, दोनों न्यूक्लियाई कहाँ से आएंगे, जाइगोट भी सेम रहेगा और म्योसिस भी सेम रहेगा। मगर ऑटोगैमी की बात करेंगे तो ऑटोगैमी में दो न्यूक्लियस ने फ्यूज़ करना है, उसमें जाइगोट तो सेम रहेगा, सेम जाइगोट, बट म्योसिस क्या होगी, डिफरेंट, बट फॉर्म डिफर म्योसिस। सो ये कुछ टर्म थी जो हमने इसके रिलेटेड पढ़ ली। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम उस पर आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट का कोई भी पार्ट है जब वो प्रोपेगेट कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट का पार्ट में क्या कुछ आ सकता है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है या लीव्स हो सकती हैं। ये तीनों पार्ट हो, इससे न्यू प्लांट बने, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन सीड नहीं, सीड को छोड़ के हमें पता है प्लांट का पार्ट, सीड भी प्लांट का ही पार्ट होता है, फ्लावर्स भी प्लांट का ही पार्ट होता है। मगर जब फ्लावर्स और सीड की हम लोग बात करते हैं तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला जाता है, इसीलिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल में चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिवली मतलब प्लांट के पार्ट से प्रोपेगेशन। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। सो नेचुरल मेथड की बात करते हैं। नेचुरल मेथड में मैंने बताया अभी रूट, स्टेम या लीव्स। तो सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में बात करते हैं। मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, टोपिका, yam, dahlia and tinospora can be propagated vegetatively when planted in soil। इसका मतलब है कि हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो स्वीट पोटैटो में हम लोग देखते हैं कि जब स्वीट पोटैटो को हम लोग सॉइल में सो कर देते हैं तो इसमें से कुछ ऐसे प्लांटलेट्स निकलते हैं। ये यंग प्लांटलेट्स निकलते हैं और ये दिखाए हुए हैं, छोटे छोटे बर्ड्स दिखाए हुए हैं। ये बर्ड्स ऐसे यंग प्लांटलेट्स बन जाते हैं। ये यंग प्लांटलेट्स फिर क्या बनाते हैं, फर्दर न्यू प्लांट बना देते हैं। तो ये पहले डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यंग प्लांट और एडवेंटिशियस बर्ड दिखाए हुए हैं। इसमें हमें दिखाया हुआ है ये पहले ट्यूबर था, जैसे कि ये पूरा शक्करकंदी बना हुआ है। इस शक्करकंदी को मिट्टी में दबा दिया स्वीट पोटैटो को, तो इससे दिखाया हुआ है ये न्यू प्लांट बना, यहाँ से न्यू ट्यूबर्स निकले हैं, न्यू रूट्स निकल रही हैं। तो इस तरह से न्यू प्लांट बन जाता है। उसके बाद फिर इससे शक्करकंदी स्वीट पोटैटोस लगते हैं। फिर एक स्वीट पोटैटो को सॉइल में दबा दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टेम के अंडर हमारे पास कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। एक तो है अंडरग्राउंड स्टेम और एक है क्रीपिंग स्टेम, क्योंकि हमें पता है, और एक है एरियल स्टेम। 3 क्लासेस हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम एंड एरियल स्टेम। हमें पता है कि कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो कि मिट्टी के नीचे ग्रो करती हैं। तो कई बार हम लोग प्लांट को देखकर कहते हैं कि मिट्टी के नीचे ग्रो किया है तो ये रूट ही होगा, मगर नहीं, कई बार क्या होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम भी होती हैं जो मिट्टी के नीचे ग्रो करती हैं। इसके अंडर कुछ क्लासेस भी बनी हुई हैं, मतलब मॉडिफाइड स्टेम भी हैं, जैसे शक्कर्स, राइजोम्स, कॉर्न्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। हम लोग 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। शक्कर्स किनको बोलते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल करवा रही हूँ जो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। शक्कर्स की बात करें तो हम लोग सब एग्जांपल लेंगे मिंट के प्लांट की। मिंट के प्लांट में क्या होता है, जैसे एक इरेक्ट शूट है, जब इरेक्ट शूट थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो मिट्टी में दबा हुआ है, मिट्टी के नीचे ही, इधर मिट्टी का सरफेस है, मिट्टी के नीचे ही वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू करता है। जब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, फिर जब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है फिर से वो बाहर आएगा और एक न्यू प्लांट को बनाएगा, जैसे कि मिंट। और ये क्राइसेंथियम भी है, क्राइसेंथियम की एग्जांपल आप फ़ोन में देख सकते हैं, मगर मिंट जो सबसे कॉमन एग्जांपल है मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ कि मिंट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। इरेक्ट शूट है, इरेक्ट शूट के बेस से ग्रो करना शुरू करेगा।
ग्रो हॉरिजेंटली ग्रो करेगा सॉइल के अंदर, एंड देन कम आउट टू फॉर्म न्यू एरियल शूट्स, और बाहर आएगा, बाहर आके क्या बनाएगा, एरियल शूट्स। एरियल शूट्स क्या होती है हमें पता है, एरियल शूट्स बना देगा, मतलब कि ऐसे बिल्कुल सीधी स्टैंडिंग शूट्स बनाएगा। These shoots become independent plant when suckers break away from the parent plant. ये shoots न्यू shoots बन गई, ये shoot तब इंडिपेंडेंट प्लांट बनेगा जब जो सारे का सारा शक्कर है वो इससे लेफ्ट आउट हो जाएगा, तो ये वाला न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। उसके बाद जो आता है राइजोम्स की बात करें, राइजोम्स के लिए हम लोग जिंजर और टर्मरिक की या फिर लोटस, जो सबसे कॉमन प्लांट है, हमें दिख भी जाते हैं, टर्मरिक तो नहीं मिलता, मगर जिंजर और लोटस तो बहुत ही कॉमन है, देख सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स ले रहे हैं। इसमें क्या है, जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब लाइट टेम्परेचर सूटेबल नहीं है प्लांट के लिए, ऐसी कंडीशंस होती हैं, तब प्लांट पैरिनेटिंग करता है अपने आप को लाइव रखने के लिए। और जब उसके बाद उसकी फेवरेबल की कंडीशंस आ जाती हैं, फेवरेबल सीज़न आता है, तब वो क्या करती है, शूट्स बनाते हैं, और इसी तरह वो न्यू शूट्स बनाते हैं और न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ये जिंजर और टर्मरिक और लोटस की एग्जांपल है। उसके अलावा वाटर हेयंचिया की भी बात है। वाटर हेयंचिया, डेविल ऑफ बंगाल, इसको हम इशोरनिया भी बोल देते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इसमें भी ऐसे ही होता है, ये भी राइजोम प्रोड्यूसिंग प्लांट ही होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्म्स की। कॉर्म्स में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जिसकी एग्जांपल हम लोग कोलोकेशिया की बात करते हैं, बनाना की। कोलोकेशिया बनाना यानी कि अरबी और केले की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ही राइजोम्स की तरह होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में पैरिनेट करती हैं। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो हमारे न्यू शूट्स डेवलप करके नया प्लांट बना लेती हैं। उसके बाद हम लोग बल्ब्स की बात करते हैं। बल्ब्स की एग्जांपल याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि इनकी शेप बिल्कुल, हम लोग बल्ब को कैसे इमेजिन करते हैं कि कोई गोल शेप होगा, तो वही अनियन और गार्लिक की बात हो रही है, जो बिल्कुल गोल होते हैं। अनियन गार्लिक में हमने देखा है कि जैसे ये मैं अनियन की शेप मान लूँ, यहाँ पर कुछ रूट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक अनियन होगा तो इसकी ये रूट्स को कट कर लिया जाता है, और इन रूट्स की हेल्प से ही न्यू हमारे पास प्लांट उगता है, और उनको मिट्टी में दबा के इस तरह से न्यू प्लांट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूबर्स के लिए एग्जांपल है पोटैटो की। हमें पता है पोटैटो सबने देखा है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है। पोटैटो में हमने देखा है कभी ऐसे आई बॉल्स बनी होती हैं। इन आई बॉल्स से क्या होता है, इनको हम लोग आई बॉल्स बोलते हैं। आई बॉल से क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बर्ड्स क्या बनाते हैं, फिर न्यू प्लांटलेट्स बनाते हैं। पहले बर्ड्स बनेंगे, ये बर्ड निकल रहे हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं हम लोग। फिर बर्ड से क्या होगा, शूट बनेगी, और ये नीचे रूट्स बन जाएंगी, और फिर एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसी तरह एक से कितने नंबर ऑफ प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। ये हमारा अंडरग्राउंड स्टेम के 1 2 3 4 5 इसके अंडर आते थे। उसके बाद हमारा क्रीपिंग स्टेम में आता है रनर्स, स्टोलन्स और ऑफसेट्स। हम रनर्स की बात करें तो रनर्स क्या होते हैं, क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एट नोड्स। हमें पता है ये एक प्लांट है, प्लांट में ये नोड होता है और ये बीच वाला हिस्सा इंटरनोड होता है। तो ये क्या करते हैं, नोड से एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग गन्ने में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। गन्ने में, ये गन्ना इसकी एग्जांपल नहीं है, लेकिन गन्ने में हम लोग क्या देख सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल है बिल्कुल ही सिंपल साइनोडोन यानी कि दूब ग्रास, जो बिल्कुल ही कॉमन होती है गार्डन्स में। आप कोई भी दूब ग्रास ऐसे उखाड़ कर जब देखोगे तो आप रनर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाओगे कि किस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स नोड पर आती हैं। उसके बाद फिर वो एरियल शूट बनाती हैं और न्यू प्लांट बनता है। ये रूट्स आई, फिर इससे क्या बनेगी, एरियल शूट बनेगी और न्यू प्लांट बनेगा। तो इसको बोलते हैं रनर्स। लेकिन ये सारा काम कैसे होता है, ऐसे इस चीज़ में ये आई, ये शूट्स आई, इधर से रूट्स बनी, फिर एक शूट आई, इधर से रूट्स बनी, इस तरह से।
उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टोलन्स। स्टोलन्स में एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी की, फ्रेजारिया जिसको बोलते हैं हम लोग। सो दीज आर आर्च्ड रनर्स। अभी हमने क्या रनर्स जो ऐसे ग्रो कर रहे हैं, इधर नोड है तो ये इधर रूट्स ग्रो करेंगे, मगर ये क्या है आर्च्ड। आर्च्ड मतलब ये रूट नोड है, नोड से इस तरह से आर्क बनाते हैं, फिर अगले प्लांट की रूट आई, फिर उसका आर्च। So they are arched runners which cross over small obstacles and develop small plantlets at their nodes। बिल्कुल सेम, बस आर्च फ़र्क होता है। फिर ये नोड आई, नोड से न्यू प्लांटलेट बना लिया, फिर एक आर्च आई, फिर एक नोड आई, फिर न्यू प्लांटलेट बना लिया। तो ये हो गए स्टोलन्स। ये स्ट्रॉबेरी में देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स आर 1 इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। मतलब एक इंटरनोड कितनी होगी, इतनी, ये नोड होगी, ये नोड होगी, ये इंटरनोड। तो एक इंटरनोड लॉन्ग रनर्स होते हैं विच डेवलप टफ ऑफ द लीव्स एट द एपेक्स। ये हो गया प्लांट का एपेक्स और ये होगी एक इंटरनोड। तो यहाँ पे ये बहुत सारे लीफलेट्स डेवलप कर लेते हैं, ये लीफलेट्स डेवलप करते हैं और इसी से न्यू प्लांट बनता है। इसकी एग्जांपल है पिस्टिया। उसके बाद आता है नंबर 3 एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम, उसके बाद एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में क्या होता है, जैसे ये कोई शूट ग्रो कर रही है, शूट ग्रो कर रही है तो शूट का कोई जैसे ब्रांच ग्रो करेगी शूट पे, तो इसका जब कोई भी हिस्सा ज़मीन में दिख जाएगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा, उसको बोलते हैं। ये एग्जांपल इसकी है अपंशिया। उसके बाद है लीव्स। जैसे हम लोगों ने पीछे कहा था कि रूट, स्टेम और लीव्स। रूट हमने कर लिया, स्टेम हमने कर लिया, जिसमें 3 टाइप्स थे, अंडरग्राउंड, क्रीपिंग स्टेम और एरियल स्टेम। अब बारी है लीव्स की। लीव्स की बात करें, लीव्स में सबसे कॉमन जो एग्जांपल है ब्रो है ब्रायोफाइलम, जिसे हिंदी में हम लोग पत्थरचट भी बोलते हैं। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जैसे ये लीव्स है ना, तो लीव्स पे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ये बर्ड्स सरफेस पे क्या करते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करना शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये बड ग्रो किया हुआ है, बड ने यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर ली, और ये फिर डिटैच हो जाएगा प्लांट से, अलग हो जाएगा प्लांट से इतना पार्ट, और ये एक न्यू प्लांट बना लेगा। तो ये आ गई लीफ की एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं बुलबिल्स। बुलबिल्स क्या होते हैं कि प्लांट में कुछ अलग से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं। प्लांट्स में हमारे पास फोलिएज लीव्स होती हैं, जब फोलिएज लीव्स फॉल कर जाती हैं, उसके बाद उनके जो एक्सिल होते हैं, ये एक स्टेम है, ये स्टेम पे लीफ लगे हुए हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स ग्रो की हुई है, इसको हम लोग बोलेंगे बुलबिल। दे आर फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ फोलिएज लीफ इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। जहाँ पे एक्सिल पे बड ने ग्रो करना था, उसकी जगह पर कोई और एक स्ट्रक्चर ग्रो करेगी, फ्लैशी स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलेंगे बुलबिल। इस बुलबिल को से भी न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। दे ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। जब ये टूट के पूरा सूख के ज़मीन पे गिर जाएगा तो इससे एक और न्यू प्लांट बन जाएगा। ये एग्जांपल इसमें एलियम सैटिवम में एग्जांपल इसकी कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसके एग्जांपल साइकस में भी है, जो कि बॉटनी के स्टूडेंट्स ने प्लांट देखा होगा साइकस का, उनको पूरी अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा। तो साइकस में भी हम देख सकते हैं बुलबिल्स को। और इसके अलावा इस प्लांट में भी हमें दिखाया हुआ है, ये फ्लैशी रूट्स दिखाई हुई हैं पूरी, और ये बुलबिल की ग्रोथ दिखाई हुई है। ये ओक्सैलिस का प्लांट है। उसके बाद आती हैं ट्यूरियंस। ट्यूरियंस दे आर स्पेशल टाइप ऑफ फ्लैशी बर्ड्स दैट डेवलप इन एक्वाटिक प्लांट्स। अभी एक्वाटिक प्लांट्स में भी तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकती है, तो एक्वाटिक प्लांट्स में भी क्या होते हैं, फ्लैशी बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं, जो कि न्यू प्लांट बनाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। थैंक यू गाइस। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मैंने पहले बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो मेरी पसंद करेंगे बनवाना, और मेरे लाइक कीजिए। थैंक यू।